नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल का पहला खंड। आज से हम भारत का भूगोल प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व के भूगोल की क्लासेस हम बाद में लेंगे, क्योंकि जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जियोग्राफी से जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंडियन जियोग्राफी से होते हैं, भारत के भूगोल से होते हैं। तो इस वजह से हम भारत के भूगोल को महत्व ज़्यादा दे रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी को हम अच्छे से कंसीडर करेंगे। तो आज ये इंडियन जियोग्राफी का पहला लेक्चर है और इसमें हम देखते हैं कि भारत के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है। तो ये जो लेक्चर है ये भारत के भौगोलिक परिचय का है, ठीक है। जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का जो भौगोलिक परिचय है वो क्या है, भारत को हम किस तरीके से जानते हैं। आज हम भारत के बारे में सामान्य बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, स्टार्टिंग जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी का इंट्रो करते हैं, जब हम किसी का परिचय लेते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं उसके नाम से। भाई आप किसी से मिलेंगे, आप सबसे पहले नाम ही पूछेंगे। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो नाम से ही करेंगे, भारत के नाम। तो नाम अगर देखे जाएं भारतवर्ष के, तो काफ़ी सारे नाम भारतवर्ष के रहे हैं। पहला जो नाम भारतवर्ष का रहा है विद्यार्थियों, सबसे पहले जो नाम था इस पूरे एरिया का, सबसे अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो इसकी झलक हमें देखने को मिलती है वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में भारतवर्ष को आर्यावर्त कहकर पुकारा जाता था। आर्यावर्त आप देख सकते हैं, आर्यावर्त। आर्यावर्त का अभिप्राय ये है विद्यार्थियों, आर्यावर्त हमने क्यों कहा? आर्यावर्त कहने के पीछे सिद्धांत ये था कि ये भूमि आर्यों की है, आर्य इस भूमि पर जो है रहते आए हैं और उन्होंने ही वैदिक सभ्यता को विकसित किया, जो आगे जाकर के संपूर्ण भारत में फैली। और वैदिक सभ्यता वास्तविकता में एक ग्रामीण सभ्यता थी और आज भी अगर देखा जाए तो भारत एक ग्रामीण देश माना जाता है। तो चूंकि इस ग्रामीण भारत को आर्यों ने विकसित किया और चूंकि ये आर्यों की भूमि है, इस वजह से इसे आर्यावर्त कहकर पुकारा गया। आर्यों की भूमि से नाम पड़ गया आर्यावर्त। दूसरा जो इसका नाम हमें मिलता है, जो हमारे संविधान में भी है, वो है भारत। भारत की अगर हम बात करें तो भारत नाम कैसे आया विद्यार्थियों? ऐसा कहा जाता है कि भरत नाम के एक प्रतापी राजा थे, राजा भरत, और वो जो है इतने प्रतापी थे, उनके बारे में कहा जाता है कि शेर के मुंह में हाथ डाल करके उनके दांत गिन लिया करते थे। तो शेर के मुंह में हाथ डालकर कोई व्यक्ति अगर दांत गिनना है तो ऑब्वियस बात है महान ही रहा होगा, शक्तिशाली ही रहा होगा। हमसे और आपसे तो ये हो नहीं पाएगा। हम तो अगर एक गली के अपने टॉमी पर भी ये ट्राई करें तो निश्चित सी बात है वो हमें काट ही लेगा, अगर पालतू नहीं है तो अब जो व्यक्ति शेर के दांत गिन रहा है तो वो तो महान ही है। इसीलिए उनके नाम पर, राजा भरत के नाम पर इसका नाम पड़ गया भारत। भारतवर्ष भी हम इसे कहते हैं। तीसरा जो इसका नाम है विद्यार्थियों वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे आया, ये स्टोरी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है विद्यार्थियों। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान नाम के बारे में हमें जानकारी मिलती है इंडस वैली से। कैसे मिलती है? तो विद्यार्थियों, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा, हो सकता है पढ़ा ना हो या हो सकता है अपने स्तर से पढ़ा भी हो। तो आपने वहाँ सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है विकसित हुई मूलतः सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे, मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इस वजह से नाम क्या पड़ गया? सिंधु सभ्यता। सिंधु की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, सिंधु ध्यान रखिएगा, अगर हम सिंधु की बात करें तो सिंधु सभ्यता विकसित जिस नदी के किनारे हुई है उस नदी का नाम है सिंधु। और विद्यार्थियों, ईरानी लोगों ने, ध्यान रखिएगा, ईरानी लोगों ने जो है सिंधु को, ईरानी जो लोग होते हैं वो सा को हा पढ़ते हैं, ठीक है। ईरानी जो लोग होते हैं वो सा को हा प्रोनाउंस करते हैं। तो बात करें सिंधु की, सा को पढ़ेंगे हा, तो उन्होंने इसको बोला हिंदू। ईरानी लोगों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदू। और जिस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई उसको उन्होंने नाम दे दिया हिंदुस्तान। तो अगर कोई प्रश्न पूछे कि भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो आप जवाब देंगे ईरानियों ने। ईरानी, मैं यहाँ लिख देता हूँ शायद आपको दिखाई दे। अगर कोई प्रश्न पूछे कि भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो आप जवाब देंगे ईरानी लोगों ने।
अगर कोई प्रश्न पूछे कि भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो आप जवाब देंगे ईरानियों ने। क्यों दिया? तो लॉजिक सिंपल सा है। भारत में सबसे पहले विकसित हुई सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जिस नदी किनारे थी वो थी नदी सिंधु, और ईरानी लोगों ने सिंधु को, ईरानी लोग सा को हा बोलते हैं, इसलिए उन्होंने सिंधु को कहा हिंदू, और जिस स्थान पर ये सभ्यता थी उस स्थान को उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान। ठीक है, तो ईरानी लोगों ने इसको नाम दिया हिंदुस्तान। याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन ये नाम जो है हिंदुस्तान, बोल तो दिया ईरानियों ने, भारत को हिंदुस्तान किसने पुकारा? ईरानियों ने। लेकिन ये फेमस कब हो गया? ये नाम फेमस हो गया विद्यार्थियों मुगल काल में। ध्यान रखिएगा, मुगल काल में मुगलों ने इस नाम को प्रसिद्धि दी, क्योंकि मुगल राजा जो होते थे वो अपने आप को बोलते थे बादशाह हिंदुस्तान। ठीक है, उनकी उपाधि या उनको सामान्य रूप से क्या बोला जाता था? बादशाह हिंदुस्तान। और उनकी जो पत्नियां होती थी, उनमें जो मुख्य पत्नी होती थी, क्योंकि एक से अधिक पत्नियां होती थी, तो जो मुख्य पत्नी होती थी उसको कहा जाता था मल्लिकाए हिंदुस्तान। तो मुगलों ने हिंदुस्तान शब्द को जो है राजकीय बना दिया, उन्होंने इसका प्रयोग किया, तो फेमस कर दिया मुगलों ने। लेकिन इसको दिया किसने? तो याद रखना, ईरानियों ने। अगला शब्द है हमारे पास इंडिया। ये सवाल बहुत पेपर में आता है और अक्सर करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं ही आपसे अगर पूछूं कि बताइए इंडिया नाम भारत को किसने दिया, तो ज़्यादातर लोगों के मन में विचार आता है कि अंग्रेजों ने। इंडिया जो है ये नाम किसने दिया? अंग्रेजों ने। ज़्यादातर लोगों के मन में यही सवाल आता है। लेकिन विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया ये नाम दिया है किसने? याद रखना, यूनानियों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि भारत को इंडिया कहकर किसने पुकारा? तो भारत को इंडिया कहकर पुकारा यूनानियों ने। प्रश्न क्यों पुकारा? तो वहीं से हमें वापस जाना पड़ेगा सिंधु सभ्यता पर। जिस तरीके से ईरानियों ने सिंधु को कहा हिंदू, उसी तरीके से यूनानियों ने सिंधु को कहा इंडस। ध्यान रखना, ईरानियों ने सिंधु को कहा हिंदू और यूनानियों ने, यूनान, ठीक है, रोम, यूनानियों ने सिंधु को कहा इंडस। और जिस स्थान पर यह इंडस नदी थी उस स्थान को उन्होंने कह दिया इंडिया। ध्यान रखिएगा, ये नाम काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत के मुख्य रूप से 4 नाम हैं। आर्यावर्त, आर्यों के कारण, भारतवर्ष, राजा भरत के कारण, हिंदुस्तान, ईरानियों के कारण क्योंकि उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, और इंडिया यूनानियों के कारण। ठीक है, और इंडिया को फेमस कर दिया किसने? अंग्रेजों ने, जैसा कि हम सब लोगों को पता है। ये तो नाम हो गए। लेकिन अगर हम संवैधानिक बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है भारत के नामों को लेकर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो आर्टिकल 1 है वो साफ साफ कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत का संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 स्पष्ट कर देता है भारत के नाम को लेकर। वो कहता है कि भारत के 2 ही नाम होंगे। कौन कौन से? इंडिया दैट इज भारत, यानी संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार भारत के 2 ही नाम होते हैं, या तो इंडिया या तो भारत। आर्यावर्त हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ठीक है, ये सब नाम जो है संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार प्रचलन में नहीं है, याद रखिएगा। भूगोल के अनुसार तो है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 2 ही नाम जो है हम यूज करते हैं। वर्ल्ड वाइड जब हम यूज करेंगे तो 2 ही नाम होंगे, हिंदी में भारत, इंग्लिश में इंडिया। हालांकि ये भी एक विवाद का विषय है कि भारत में हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम अलग अलग क्यों है। क्योंकि अभी मैं ही अपना नाम देखूं, मेरा नाम है निशीथ, तो मेरा नाम हिंदी में भी निशीथ है और अंग्रेजी में भी निशीथ ही रहे। ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजी में कुछ और हो जाएगा। आपका नाम जो भी है राम श्याम, तो आप हिंदी में भी राम है और अंग्रेजी में भी राम ही रहेंगे, ठीक है, तो बदलता नहीं है। और प्रत्येक देश के साथ ऐसा है। अमेरिका, हिंदी में भी अमेरिका है, अंग्रेजी में भी अमेरिका है, किसी भाषा में बोल लीजिए अमेरिका ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत आप देखेंगे हिंदी में भारत है तो अंग्रेजी में इंडिया है। तो इस पर लोगों के अपने अपने विचार हैं कि इसको भी चेंज होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हाँ, बिल्कुल चेंज होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमें अंग्रेजों की याद दिलाता है, हमें उस युग की याद दिलाता है जिसमें हमारा काफ़ी शोषण हुआ। तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो चलिए, भारत के नाम यहाँ हमने जाने। तो भारत के कितने नाम है विद्यार्थियों? भारत के 4 नाम हैं, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। हिंदुस्तान नाम दिया है ईरानियों ने, जबकि इंडिया नाम दिया है यूनानियों ने। विद्यार्थियों, अगर हम भारत को देखें, विद्यार्थियों अगर हम भारत को देखें तो भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत को अगर हम देखें तो भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है।
अगर हम इसके उत्तर में जाएं, भारत के उत्तर में, तो उत्तर में हमें देखने को मिलती है विशाल हिमालयी पर्वत श्रृंखला। भारत के उत्तर में विशाल हिमालयी पर्वत श्रृंखला। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम में हमें देखने को मिलता है सुलेमान पर्वत और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। पश्चिम में हमें देखने को मिलता है थार का वृहद रेगिस्तान, और पश्चिम में ही हमें देखने को मिलता है अरब सागर। दक्षिण में हमें देखने को मिलता है हिंद महासागर, जबकि दक्षिण पूर्व में हमें देखने को मिलती है बंगाल की खाड़ी। इसके अतिरिक्त यदि हम और देखें तो इस क्षेत्र में, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में, हमें पूर्वांचल की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। भारत के इस क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भारत में, हमें पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में कोई भी ऐसी जलवायु नहीं, इस दुनिया की अगर हम बात करें तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी जलवायु नहीं है जो भारत में ना मिल जाए। यानी अगर आपका सपना है कि आप दुनिया घूमें प्राकृतिक नज़ारों के लिए, वैसे तो दुनिया लोग घूमना चाहते हैं मौज मजा के लिए, है ना। अब आपको एफिल टावर तो पेरिस में ही मिलेगा, वो इंडिया में नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं प्राकृतिक नज़ारों के लिए, जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है, उसके लिए आप दुनिया को घूमना चाहते हैं, तो फिर आपको दुनिया घूमने की बजाय भारत को घूम लेना चाहिए। क्योंकि भारत में ऐसी कोई भी, विश्व में जो भी जलवायु आप देखते हो वो आपको भारत में आसानी से मिल जाएगी। ये भारत की खूबसूरती है। आपको बर्फ़ चाहिए, आप उत्तर में चले जाइए, भयानक बर्फ़ आपको मिल जाएगी। इस समय उत्तराखंड में बर्फ़ मिल जाएगी आपको। उत्तराखंड के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ आपको आसानी से बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। या आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहाँ आपको बर्फ़ मिल जाएगी। आप हिमाचल चले जाइए, बर्फ़ मिल जाएगी आपको। आपको रेगिस्तान का मज़ा लेना है तो राजस्थान मौजूद है ही हमारा। आपको बीच का आनंद लेना है, समुद्री बीच का, तो हमारे पास बहुत लंबा कोस्टल एरिया है। गुजरात से लेकर आप आ जाइए नीचे तमिलनाडु तक, और तमिलनाडु से लेकर ऊपर बंगाल तक, ये सब हमारे पास कोस्टल एरिया है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हरियाली देखनी है, भयानक हरियाली देखनी है, बारिश वाला मौसम आनंद लेना है, तो आप जा सकते हैं इस एरिया में। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है भारत का पश्चिमी घाट, जो मुख्य रूप से बारिश और वनों के लिए प्रसिद्ध है। सामान्य मौसम चाहिए, मैदानी इलाके देखने हैं तो हम मैदानों में ही रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, मैदानी इलाका है ये। पठारी इलाका देखना है तो उत्तर प्रदेश से नीचे चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए आप, ठीक है, या छोटा नागपुर में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, बिहार के कुछ एरिया भी इसमें आते हैं। तो भारत संपूर्ण है, मतलब सब कुछ है भारत में। आप जो भी देखते हैं इस दुनिया में, जो भी जलवायु आप देखते हैं, वो हर प्रकार की जलवायु आपको भारत में मिल जाएगी। गर्मी मिल जाएगी, जाड़ा मिल जाएगा, बरसात मिल जाएगा, सूखा मौसम मिल जाएगा, आंधियां, तूफान, सब कुछ इंडिया में मौजूद है। और यही इंडिया को यूनिक बनाता है, यही इंडिया को खूबसूरत बनाता है। इसी वजह से इंडिया को हम केवल एक देश का दर्जा ना देकर के हम इसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ध्यान रखना, ठीक है। इतनी विविधताएं होने के कारण और इसका एरिया इतना बड़ा होने के कारण भारत को कहा जाता है उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब ये है, देखिए, एक तो होता है महाद्वीप, एक है उपमहाद्वीप। महाद्वीप हम जानते हैं, महाद्वीप की हालांकि अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ हम जब पढ़ेंगे, ठीक है, वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत है ना, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे महाद्वीप की विशेषताएं क्या होती हैं। और शायद आप लोगों को पता ही होगा कि एक अभी हमारे पास 7 महाद्वीप हैं। एक नया महाद्वीप और खोज लिया गया है, जीलैंडिया, जो आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। उसको हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। तो अभी यहाँ पर हम देखें तो भारत इतना विशाल है कि भारत को दर्जा दिया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप का, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं, ये पेपर में विद्यार्थियों पूछा गया प्रश्न है। तो भारत इतना विविध है, इतना विशाल है कि इसमें केवल भारत ही नहीं, इसके आसपास के क्षेत्र भी शामिल होते हैं, और इस पूरे एरिया को हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में विद्यार्थियों कौन कौन से देश आते हैं, याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है और पाकिस्तान आता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश सम्मिलित हैं, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में विद्यार्थियों 5 देश सम्मिलित हैं। ध्यान रखना, इसमें चीन और श्रीलंका शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें चीन और श्रीलंका शामिल नहीं है, शेष जितने भी हैं वो आपके यहाँ पर होते हैं। जैसे भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है और पाकिस्तान आता है।
ठीक, तो ये 5 देश शामिल होते हैं किसमें विद्यार्थियों, ये 5 देश शामिल होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। 4 इस मतलब 3 इसमें से रख देगा, चौथा आपका श्रीलंका दे देगा, तो लोग तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि कहना क्या चाहता है। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका और चाइना इसमें शामिल नहीं है, म्यांमार भी इसमें शामिल नहीं है। हालांकि हमारे पड़ोसी देश हैं ये, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये जो क्षेत्र हैं विद्यार्थियों आते हैं। ठीक, अगर हम देखें विद्यार्थियों भारत का क्षेत्रफल, तो भारत काफ़ी विशाल है, भारत काफ़ी विशाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है विद्यार्थियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल कितना है, 2,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये है भारत का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, वन डे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है कि भारत का क्षेत्रफल बताइए। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, और इस विशाल क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, इंडिया। अब 7वां तो ये है, एग्जाम में कभी कभार क्या होता है, क्रम से लगाने को आ जाता है कि ऊपर वाले 6 बताओ, या इन्हीं में से दे देगा आपको। तो हमें ऊपर वाले 6 भी पता होने चाहिए कि भारत से बड़े कौन कौन से हैं। तो भारत से बड़ा, या अगर हम देखें विश्व का सबसे बड़ा देश है विद्यार्थियों रशिया, रूस, वाकई में बहुत बड़ा है। अगर आप मैप पर देखोगे तो इंडिया के जस्ट ऊपर आप चलते जाइए तो इंडिया के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, और तकरीबन मान के चलिए कि आधी दुनिया जो है कवर कर लेता है। उत्तरी गोलार्ध में आधा कवर कर लेता है अकेला रशिया, इतना विशाल है। रशिया इतना बड़ा है कि रशिया के एक हिस्से में दिन होता है और एक हिस्से में रात होती है। आप अंदाजा लगाइए कितना विशाल है। इसी वजह से रशिया में 11 टाइम जोन है। हमारे यहाँ कितने हैं, केवल 1, जबकि रशिया में कितने हैं, 11 टाइम जोन है। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 11 टाइम जोन होने का मतलब क्या हो गया, इतना विशाल है। हमारा जैसे इतना बड़ा है तो केवल 1 टाइम जोन है, आप देख रहे हो, जबकि रशिया में 11 टाइम जोन है। तो बहुत विशाल है रशिया, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो रशिया सबसे बड़ा है, रूस, सेकंड नंबर आता है कनाडा। कनाडा अमेरिका के जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगा, मैप पे देखेंगे आप। चाइना, ये तो खैर अभी छाया ही हुआ है दुनिया में अपनी दुष्टतापूर्ण हरकतों के कारण, भारत के साथ विवाद भी चल रहा है। फिर आता है चौथे नंबर पे यूएसए अमेरिका, जिसके साथ हमारे संबंध अभी काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिकी देश है ब्राज़ील, जो फेमस है अमेजन के जंगलों के लिए, जहाँ पर कुछ समय पहले आग लग गई थी। और 6ठे नंबर पर आता है विद्यार्थियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ काफ़ी बेहतर संबंध बनाए हुए है, प्रशांत महासागरीय। ऑस्ट्रेलिया देखिए देश है। अब कई बार आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो सामान्य किताबों में तो महाद्वीप लिख देता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने यही पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। लेकिन विद्यार्थियों ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई महाद्वीप नहीं है, ध्यान रखिएगा। महाद्वीप का नाम है ओशेनिया। अच्छी जो बुक्स होती हैं, या मान लीजिए हम सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं मिलेगा। किसी बुक में आप उठा के देख लो, महेश बरनवाल देख लो, या एस.के. ओझा देख लो, कोई भी देख लो आप, है ना, तो वहाँ पर जो है आपको मिलने वाला है, या सरविंदर सिंह देख लीजिए, वहाँ पर जो है आपको ओशेनिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं होता है। वो तो हम बोलचाल में उसे कह देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे बहुत बेहतर संबंध हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारा और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है अंडमान निकोबार में पोर्ट को लेकर एक समझौता हुआ है कि उनके जहाज़ हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे जहाज़ उनके यहाँ पोर्ट में रुक सकते हैं, वहाँ पर जो है ठहर सकते हैं। तो ये वो 6 देश हैं जो हमसे बड़े हैं, याद रखिएगा, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये 6 बड़े देश हैं। और 7वें नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263। ये सवाल आपसे इस क्रम में पूछा जा सकता है कि बताइए इनका क्रम क्या है। और देखो बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में इनको बढ़ते क्रम में पूछ रहा है या घटते क्रम में पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, हम जब सवाल पूरा देखते नहीं और बस आंसर कर देते हैं। अगर वहां पर ये पूछ रहा है इनको असेंडिंग लगाना है या डिसेंडिंग लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है या घटते क्रम में लगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बढ़ते क्रम में पूछ रहा है
ठीक है, तो फिर आपको नीचे से लगाना पड़ेगा, नीचे से। मान लो 4 देश आपको दे देगा, ये 4 दे देगा, रूस, कनाडा, चीन और यूएसए, और कहेगा इनको बढ़ते क्रम में लगाइए इनके क्षेत्रफल के अनुसार। तो फिर आपको नीचे से लगाना पड़ेगा बढ़ते क्रम में यूएसए, फिर चीन, फिर कनाडा, फिर रूस। और अगर घटते क्रम में दे रहा है तो फिर आप इनको अपने अनुसार लगा दीजिए जो कि लगा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं और गलती हो जाती है हमसे। तो ये हमने देखा इसके बारे में। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो हम देखते हैं भारत की स्थिति, ठीक, कि आखिरकार ग्लोब पर भारत किधर है। ग्लोब पर इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में भारत किधर है। तो विद्यार्थियों ये है हमारी दुनिया, और ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री, हम सब लोग जानते हैं। ये जो लाइन है विद्यार्थियों ये है 0 डिग्री रेखा, और 0 डिग्री रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। हम जानते हैं 0 डिग्री के ऊपर का इलाका, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अक्षांश रेखाओं में। 0 डिग्री के ऊपर का जो इलाका होता है ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के नीचे का इलाका है दक्षिणी गोलार्ध, हम ये बात जानते हैं। अच्छा, ये जो लाइन देख रहे हैं जो इसके बीचों बीच से जा रही है पृथ्वी के, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम GMT लाइन कहते हैं। ठीक, इसके इधर का सारा इलाका पूर्व होता है और इसके इधर का सारा इलाका पश्चिम होता है। ये सारी बातें मैं आपको अक्षांश और देशांतर में पढ़ा चुका हूं, नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, तभी ये आपको ढंग से समझ में आने वाला है, क्योंकि अब ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। अब देखो भारत किधर है, तो देखो भाई भारत ये रहा हमारा प्यारा भारत, और भारत के बीचों बीच से होकर के एक रेखा जा रही है जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, आपको पता है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। और आप देख सकते हो कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है, ये हमें पता चल रहा है इससे। अच्छा, और लोकेशन हम देखें विद्यार्थियों, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया ये है 0 डिग्री, इसके ऊपर का इलाका उत्तरी गोलार्ध और नीचे का इलाका दक्षिण गोलार्ध। तो प्रश्न आपसे पूछेगा भारत किस गोलार्ध का देश है, तो आप आसानी से बता सकते हो। भारत किस गोलार्ध में आ रहा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। भारत किस गोलार्ध का देश है, उत्तरी गोलार्ध का देश है। अच्छा, अब उत्तरी गोलार्ध में भी हम देखें तो महाद्वीप आपने सुने होंगे, बहुत सारे महाद्वीप हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारे महाद्वीप हैं, जैसे एशिया महाद्वीप है, जैसे यूरोप महाद्वीप है, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो इन महाद्वीपों में भारत किधर है, तो भारत एशिया महाद्वीप में है, ध्यान रखिएगा। भारत कहां पर है, भारत एशिया महाद्वीप में है, यानी एशियाई है। भारत कैसा देश है, एशियाई देश है। एशियाई क्यों, क्योंकि एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है। अब एशिया महाद्वीप भी विद्यार्थियों बहुत बड़ा है। अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप काफी विशाल है, यानी अगर मैं यहां इसको बनाने का प्रयास करूं, चलिए थोड़ा उल्टा सीधा बना के देखते हैं, थोड़ा सा बन ही जाए तो बन ही जाए। तो अगर हम एशिया महाद्वीप को बनाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, मैप पर काफी विशाल बनेगा, मतलब कहने का अभिप्राय ये है, भावनाओं को समझो बस। तो काफी विशाल है एशिया महाद्वीप, बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है। अब एशिया महाद्वीप में भी कहां है, तो आप देखोगे कि एशिया महाद्वीप में नीचे की ओर है, नीचे की, यानी दक्षिण में है। तो हम क्या कहेंगे, भारत दक्षिण में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और दक्षिण में भी अगर आप देखोगे तो बीच में है, ना ज्यादा लेफ्ट में ना ज्यादा राइट में। तो भारत की पोजीशन क्या है मैप पर, कि भारत एक दक्षिण मध्य एशियाई देश है, ध्यान रखना। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा भारत किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में भी कहां है, नीचे की ओर है। यहां पर हमने बनाने का प्रयास किया, नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर है। और दक्षिण में भी कहां पर है, बिल्कुल बीच में है। तो भारत की लोकेशन क्या है, भारत एक दक्षिण मध्य एशियाई देश है, ध्यान रखना। भारत एक साउथ सेंट्रल एशियाई कंट्री है, ठीक है। भारत एक दक्षिण मध्य एशियाई देश है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये तो हमने इसकी लोकेशन देखी, अब हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। बहुत ही सिंपल सी चीज है, देखते हैं विद्यार्थियों भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार।
अक्षांश रेखाएं हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देशांतर रेखाएं भी हम पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं इस तरीके से जो पड़ी हुई हैं, ये लाइनें हैं विद्यार्थियों अक्षांश, और जो लाइनें खड़ी हुई हैं ये हैं देशांतर। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार हम पढ़ेंगे। इस मैप की सहायता से हम इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक, तो देखो ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली ऐसे बीच में भी है, बट मैंने केवल ऊपर और नीचे की खींची क्योंकि हमें नीचे काम है। और ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये है देशांतर। ठीक, तो अक्षांश यानी भारत कहां से शुरू होगा, तो हम नीचे से शुरू करते हैं। तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी इन रेखाओं की बात हो रही है, ये जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है विद्यार्थियों 8 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर का सारा उत्तर होता है, भारत ऊपर ही है, तो क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश ही आएगा। 8 डिग्री 7 मिनट यानी विद्यार्थियों जैसे ये 0 डिग्री है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो 8 डिग्री और 7 मिनट नामक 8 डिग्री 7 मिनट नामक अक्षांश रेखा से भारत शुरू हो जाता है। भारत की मुख्य भूमि शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, मुख्य भूमि से क्या अभिप्राय है कि इसके नीचे आपको श्रीलंका भी मिलेगा और यहां पर आपको मिलेगा क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक भाई, मिलेगा कि नहीं भाई? यहां पर आपको अंडमान निकोबार मिलेगा। तो ये हमने अभी नहीं जोड़ा, ये ध्यान रखना, ये हमने नहीं जोड़ा है, हम यहां से ले रहे हैं इसको मुख्य भूमि। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब 8 से 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से चलता जाएगा और फाइनली ये जो है पहुंच जाएगा यहां पर। ये है विद्यार्थियों 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी ये पूरा का पूरा इलाका जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक, अब हम देखें देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतर रेखाएं कौन सी हैं? जो खड़ी हुई रेखाएं हैं। तो खड़ी हुई रेखाएं देख लेते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है विद्यार्थियों इस पॉइंट से, ये सबसे लास्ट में है, गुजरात में है ये। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, अब यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर आएगा पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना, ये क्या, ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है, लेकिन किस दिशा में है? पूर्व में। क्यों? मैंने अभी आपको बताया, ये है 0 डिग्री और 0 डिग्री के इधर का सारा इलाका पूर्व और इधर का सारा इलाका पश्चिम। भारत इधर है तो पूर्व में ही माना जाएगा। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से इंडिया शुरू हो जाएगा। 68 से 69 70 71 72 चलेगा, इस प्रकार से आपका पहुंच जाएगा लास्ट में। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपको भारत का देशांतरीय विस्तार देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं? आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपको भारत का देशांतरीय विस्तार देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप इसे बड़ी आसानी से, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में पूछी जाती है। अब अगर हम देखें तो एक यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछता है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में, अगर हम देखें कि भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है, यानी इनके बीच अगर हम अंतर देखें, यानी कितनी देशांतर रेखाएं हैं भारत में और कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, अगर हम ये निकालने का प्रयास करें, यानी देखिए 8 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो रहा है, 8 से 37 तक जा रहा है, तो बीच में कितनी अक्षांश रेखाएं पड़ी, और 68 से शुरू होकर 97 तक जा रहा है तो कितनी देशांतर रेखाएं पड़ी ये। तो अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार में अंतर की बात करें, यानी 68 डिग्री 4 मिनट से, सॉरी विद्यार्थियों यहां पर ये थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये है 68 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर 7 हो गया है, ये 4 है, इसको आप ठीक कर लीजिए। ठीक है,
ये है 68 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, मैंने शायद 68 बोल दिया, कोई बात नहीं, दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें इसमें अंतर कितना है, तो देखो भारत में जितने ही अक्षांश हैं उतने ही देशांतर है। ध्यान रखना कैसे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में कितने अक्षांश पड़ेंगे, अगर हम ये काउंट कर लें तो तकरीबन ये निकल के आते हैं 29 मतलब 29 तो डिग्री निकल के आएंगे। 8 डिग्री से लेकर आप 37 डिग्री तक जाओगे तो निकल के आएंगे 29 डिग्री बीच में, और 20 मिनट निकल के आएंगे। भाई 8 से आप 37 तक जाओगे तो बीच में तकरीबन 29 डिग्री निकलेंगे और 20 आपके मिनट निकलेंगे अक्षांश में। और हम देशांतर की बात करें तो देशांतर में भी इतने ही निकलेंगे। 68 से आप 97 तक जाओगे तो 29 डिग्री तो सीधे सीधे आ जाएंगे, ये कुछ खास नहीं है। देखो 68 से आप 97 तक काउंट कर लो तो बीच में 29 डिग्री निकल के आएंगे सीधे सीधे, और जो मिनट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे तकरीबन 18। तो कहने का अभिप्राय केवल इतना सा है कि भारत में अक्षांश और देशांतर जो है वो तकरीबन बराबर है, यानी भारत में जितने ही अक्षांश हैं उतने ही देशांतर भी हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हमने देखा कि जो 8 डिग्री 4 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ये जो है हमने मुख्य भूमि से लिया है, लेकिन भारत तो ये भी है, अंडमान निकोबार भारत का ही हिस्सा है। तो अगर हम यहां से काउंट करें विद्यार्थियों, ध्यान रखना, अगर हम यहां से काउंट करना शुरू करें, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आपने इससे पहले किताबों में नहीं पढ़ी होगी, किताबों में केवल 8 डिग्री 4 मिनट से ही दे देता है। तो अगर हम यहां से काउंट करना शुरू करें विद्यार्थियों इस लाइन से, क्योंकि ये भी तो भारत है, हम तो मुख्य भूमि से काउंट कर रहे हैं, तो अगर हम यहां से काउंट करना शुरू करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार निकल के आता है 6 डिग्री और तकरीबन 45 मिनट, ध्यान रखना। ठीक, अगर हम द्वीपों को भी शामिल कर लें, यदि हम द्वीपों को शामिल करें, द्वीप यानी अंडमान निकोबार, अगर हम द्वीपों को शामिल करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन मुख्य भूमि से अगर हम काउंट करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हमने भारत के बारे में सामान्य जानकारी ली। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं विद्यार्थियों। अगली क्लास में हम जानेंगे भारत के चतुर्दिश बिंदु, भारत के जो लास्ट पॉइंट है नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, वो कहाँ कहाँ है, और भारत के अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए विद्यार्थियों हमसे जुड़े रहिए। अगर वीडियो में कोई नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।